रामपुर नाम के गांव में सुब्बैया नामक एक किराना व्यापारी रहा करता था। उनकी शारदा नाम की एक पत्नी थी और सुनील नाम का एक बेटा। सुब्बैया के जीवन में कोई परेशानी नहीं थी और जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। एक दिन सुबह जब उसकी पत्नी शारदा नाश्ता बना रही थी तो उसने अपने पति से कहा, देखो जी, हमारे पुजारी की बेटी का सिजेरियन ऑपरेशन होना है और बेचारा उसे पैसों की जरूरत है। अगर हम उसकी मदद कर सकते तो अच्छा होता। हमारे घर में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में वही आगे बढ़कर पूजा करवाते हैं, लेकिन कभी मुंह खोलकर पैसा नहीं मांगा है आज तक। अगर तुम चाहो तो मैं 20,000 का तुरंत इंतजाम कर दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा चाहिए तो गोपाल से कर्ज लेना होगा। हाँ, गोपाल से पूछ लो, धीरे धीरे हम उसका कर्ज चुका सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसे सिर्फ 20,000 देंगे तो बाकी के पैसे कहां से लाएगा बेचारा, शारदा ने कहा। इस तरह वे जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे और जो कुछ उनके पास था उसमें सोच समझ के खर्च करके खुश थे। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन जब पुजारी उनके घर आए तो उन्होंने सुब्बैया को बुरी तरह से खांसते देखा। तब पुजारी ने सुब्बैया से पूछा, अरे सुब्बैया जी, आप तो बहुत खांस रहे हो, क्या ठीक महसूस नहीं हो रहा? आइए पुजारी जी, बैठ जाइए। कुछ खास नहीं है, बस यूं ही खांसी आ गई। तभी शारदा किचन से बाहर आई और यूं बोली, ये तो हमेशा ही खांसते रहते हैं, अब तो हमें इनके खांसने की आदत सी हो गई है। अपनी दुकान में बैठकर दिन भर तंबाकू चबाते रहते हैं। सुब्बैया जी, कृपया मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। आपको ऐसा कह रहा हूँ, एक आदमी को सबसे पहले एक अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। वैसे मैं जो समाचार लेकर आया हूँ उसके बारे में आपको बता दूं। आपके बेटे सुनील के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है। अगर आप हाँ कहें, अगर लड़की अच्छी है और अच्छे परिवार से है तो हमारे लिए काफी है। पुजारी ने सुब्बैया के सारे सवालों के जवाब दिए और बिना ज्यादा दिन बिताए कुछ ही समय में सुनील और सुमा की शादी भी हो गई। सुमा अपने ससुराल आ गई। 1 सप्ताह ही हुआ था शादी को कि एक दिन शारदा दौड़ती हुई अपने पति के पास आई और उससे ये बात बताई, अरे सुनो जी, पिछवाड़े में हमारी गाय मरी पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। मुझे लगता है किसी जहरीले सांप ने काट लिया। सुब्बैया पूरी तरह से निराश हो गया। ओहो, अब हम क्या कर सकते हैं? हमने उस गाय को खो दिया। देख अब आगे क्या करेंगे, उसने कहा। लेकिन उसके बाद से सुब्बैया की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती ही गई। उसी दौरान सुनील का भी दूसरी जगह तबादला कर दिया गया और अब वो भी अपने बाप की सही तरह से देखभाल करने में नाकाम महसूस कर रहा था। जो भी कुछ बुरा हो रहा था, शारदा को लगने लगा था कि ये सब नई बहू के आने की वजह से है। वो उसे हर छोटी बात के लिए डांटने लगती थी और अपनी बहू से बैर रखने लगी थी। क्योंकि सुनील दूसरे शहर में काम कर रहा था, इसीलिए उसे नहीं पता था कि घर में क्या चल रहा है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक दिन सुब्बैया की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के बाद शारदा उदास और गुस्सा होकर बहू से गलत बात कहने लगी। तुम्हारे घर में प्रवेश करने के 1 सप्ताह बाद ही हमारी गाय जो हमें इतना अच्छा दूध दे रही थी मर गई, और फिर मेरा बेटा अपने पिता के पास ना रहकर दूसरे गांव चला गया। आज मैंने अपने पति को भी खो दिया। तुम जब से आई हो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो इस तरह अपने दुख की वजह बहू पर थोपने लगी और उसे मारने लगी। तो सुनील नाराज हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, ये क्या है माँ, क्या आप होश में रहकर ये सब बोल रही हैं? आप ऐसे बोल रही हैं जैसे हमारी हर मुसीबत की जड़ सुमा हो। ये तो गलत बात है। तू अपनी पत्नी की तरफ से क्यों बोल रहा है रे? हमारे घर का सारा तारतम्य ही बिगड़ गया। अपनी माँ की बात पर सुनील और भड़क गया। सब कुछ के लिए सुमा ही एकमात्र कारण है। ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पीछे के आंगन को साफ करो, सांप और अन्य कीड़े घूमते हैं, लेकिन क्या तुमने मेरी बात सुनी?
ऊपर से पिताजी कहने लगे कि वे पेड़ नहीं काटे जा सकते क्योंकि वे उनके पिता ने लगाए थे और आप इस बात पर हमेशा उनका साथ देती रही। अगर आपने पीछे के आंगन को साफ रखा होता तो वहां सांप क्यों घुसता और हमारी गाय को क्यों डसता? अब रही मेरे तबादले की बात, क्या सुमा ने मेरे अधिकारियों को फोन किया और उनसे मेरा तबादला करने को कहा? जब मैं पिताजी को अस्पताल ले जाता था तो मैं नियमित रूप से ऑफिस नहीं जा पा रहा था, इसीलिए उन्होंने मेरा तबादला कर दिया। और पिता की मृत्यु हुई तो कैसे हो गई? कितनी बार मैंने उनसे कहा कि तंबाकू मत चबाओ, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी और न कभी हमारी बात मानी, इसलिए उनके फेफड़े खराब हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उसका कारण सुमा कहां से हो गई माँ? बेटे के मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द को शारदा बड़े ध्यान से सुन रही थी और सुनील बोलता ही जा रहा था। अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो मुख्य रूप से हमारी वजह से, अनावश्यक रूप से सुमा पर दोष ना मरो माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब बेटे ने उसे बताया तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी आंखें खुल गई। तब से वो अपनी बेटी की तरह सुमा की देखभाल करने लगी और तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। पुलिस स्टेशन में दोनों भाइयों ने नलिनी और नंदिनी पर अपनी मां द्वारा दर्ज मुकदमे को बंद करवाया और उन्हें घर लेकर आने लगे। चारों कुछ दूरी पर खड़े होकर बात करने लगे। तब बड़ा बेटा बोला, चीजें इस तरह बदल जाएंगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुम्हें माँ और बच्चों की तरह रहना चाहिए था। पता नहीं तुम लोगों ने इतनी नफरत क्यों पैदा कर ली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब नंदिनी, हमें सासू माँ से कभी कोई नफरत नहीं थी जी। शुरू में जब तक नलिनी नहीं आई थी वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन जब तुम्हारे भाई ने नलिनी से शादी की तब से उसमें नलिनी के प्रति गुस्सा पैदा हो गया है। उसके बाद उसने कई बार नलिनी को उसके रंग के लिए ताना मारा है। ये इतना खिंच गया कि उसने उसे मारने की भी योजना बनाई और उसने वास्तव में उसे मारने की कई बार कोशिश की। वो उसे अपने दुश्मन की तरह देखती है, पता नहीं क्यों। तब नलिनी बोली, ये सच है, उन्होंने मुझे पहले भी कई बार मारने की कोशिश की है। अगर बहन ना होती तो मैं कब की मर गई होती। तब नंदिनी, जब वो नलिनी से इस तरह नफरत कर रही थी तो मैंने हस्तक्षेप किया और उनसे कहा कि सही नहीं, तो उसके बाद से वो मुझसे भी नाराज हो गई। फिर एक दिन वो हमें मारने के लिए तुम्हारे मामा से बात कर रही थी। हम दोनों ने छिपकर उनकी बात सुन ली। दोनों ने उसके बाद हमारा पीछा किया और हमें मारने की कोशिश की। उसी समय हमने उनसे बचने के लिए पथराव किया। उन्होंने हमें नहर में गिराने की भी कोशिश की और उसने नलिनी की एड़ी को भी चोट पहुंचाई। किसी तरह हम दोनों उनसे बच निकले और हम एक जगह पर पहुंच गए और फोन कर तुम्हें चीजें क्लियर करना चाहिए, लेकिन तब तक पुलिस आ गई और हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यही है पूरी बात। ये सुनकर नलिनी का पति, जब इतनी बातें हो रही थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम ये सब बातें आपको बताते तो ये आपके और आपकी माँ के बीच के रिश्ते को खराब करता। जब उसने कहा तो दोनों भाई चुप रह गए। ठीक है, पहले हम घर चलते हैं, चलो। चारों घर वापस चले गए। बाद में दोनों भाई साथ में, क्यों भाई, ये क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, दोनों ने हमें अपने साइड की स्टोरी सुनाई और हमने विश्वास किया है। आओ एक बार हम अपनी माँ की भी कहानी सुन लें। फिर दोनों अपनी माँ के कमरे में चले गए। माँ, तुम्हें हमें सिर्फ सच कहना चाहिए। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पूछो क्या पूछना है। क्या आपने अपनी दोनों बहुओं को मारने की योजना बनाई? ओहो, अपनी पत्नी की कहानी सुन ली और अब मुझ पर शक कर रहे हो? तुमको लगता है कि तुम्हारी पत्नियां मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। माँ, हम इस दुविधा में हैं कि उस दिन सच में क्या हुआ और किस पर भरोसा करें। क्या हुआ था असल में उस दिन? जब उसने पूछा तो कांतम्मा ने झूठी कहानी बनाई। उस सुबह मैं जल्दी उठ गई, बहुएं तब भी सो रही थी। मैंने उन्हें उठकर अपना काम करने के लिए कहा, बस इतना ही। काम की कहने पर वो मुझसे बहस करने लगी और छोटी बहू ने तो गुस्से में आकर कुछ भारी उठाकर मुझे मारा। फिर उसी समय तुम्हारे मामा आए और मुझे थाने ले गए और मामला दर्ज कराया। इस बीच वे दोनों वहां से भाग गई और आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया।
जब उसने ऐसा कहा तो उसके छोटे बेटे ने, लेकिन फिर नलिनी के पैर में चोट? वो कहाँ कहाँ घूमती है मुझे कैसे पता। वैसे तो इतना कुछ कहने के बाद भी तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। हाँ, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। फिर वे दोनों उठे और वहां से चले गए। हमें यहाँ कुछ दिन रुकना चाहिए भैया, और पता लगाना चाहिए कि आखिर कौन क्या कर रहा है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। सब अपना काम करने लगे थे और चुप थे। एक दिन जब छोटा बेटा सुबह टहलने के लिए निकला और वापस लौट रहा था तो उसे उसका दोस्त मोहन दिखाई दिया। वे दोनों बात करने लगे। जब वे बात कर रहे थे तो उन्हें वहां एक पोल पर एक सीसी कैमरा दिखाई दिया। जब उसने देखा तो यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा है और संयोग से यही एक वो रास्ता है जिससे वो निकले होंगे। तो नलिनी ने जो कहा, हम पता लगा सकते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। उसने तुरंत अपने दोस्त से कहा, मोहन, क्या ये सीसी कैमरा काम करता है? हाँ, काम करता है। आओ फिर, एक छोटा सा काम है। दोनों अंदर गए और कंप्यूटर शुरू किया। दोस्त उसे बताकर एक तरफ चला गया। छोटे बेटे ने डेट याद करके उसे खोला। उसने नलिनी और नंदिनी को भागते हुए देखा और कांतम्मा और बसवा उनका पीछा कर रहे थे। वो चौंक गया। उसने उस हिस्से को जल्दी से फोन पर डाउनलोड किया और वो घर की ओर भागा और घर पहुंचकर उसने भाई को वही दिखाया। ये देख उसका भाई भी दंग रह गया। उस वीडियो में कांतम्मा को कोई चोट नहीं थी और ना ही नलिनी को कोई चोट लगी थी। तो वे समझ गए कि कांतम्मा झूठ बोल रही है और तुरंत गुस्से में उसके पास गए। माँ, हम तो मान रहे थे कि तुम जो कह रही हो वो सच है, लेकिन अब हमें तुम पर रत्ती भर विश्वास नहीं रहा। और उन्होंने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया और जब उसने देखा तो वो भी चौंक गई। वो मुझे नहीं लगता कि मैं हूं वो। अब एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। तुम जो कहोगी हम सुनेंगे नहीं। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। अब तो हमें तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है। तुम्हारा दिमाग एकदम खराब है। बहू का रंग काला है तो क्या तुम उसे मारोगी? क्या काला पैदा होना गुनाह है माँ? रहने दे, उनसे बात करना बेकार है। चल, इस घर से निकलकर कहीं और अच्छी जगह रहेंगे। और वे वहां से चले गए। कांतप्पा के पास भी शब्द नहीं बचे थे जब उसे सच्चाई का पता चला। दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों को सारी बात बताई और अपना सामान पैक कर लिया और पत्नियों को लेकर बाहर जाने लगे। उनकी माँ ने उन्हें बाहर जाने से रोका। अरे बच्चों, घर से बाहर न जाओ। मैं मूर्ख थी, मैंने ऐसा व्यवहार किया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझ बेचारी पर दया करो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। वो रोने लगी, लेकिन दोनों बेटों ने उसकी बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने गांव छोड़ दिया और शहर में रहने लगे।